दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज की इस कमाल की वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो हम चैप्टर है वो है राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस चैप्टर में हम ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट है, बचे हुए 3 पार्ट थोड़े टाइम बाद आएंगे। तब तक आप इस चैनल पर का ये वीडियो देखना, जल्दी ही आगे के पार्ट भी आएंगे, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं कि हुआ क्या अभी तक की हिस्ट्री में हुआ क्या। सबसे पहले रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में क्या हुआ कि इंडियंस में पॉलिटिकल अवेयरनेस हुई, एक नेशनलिज्म की भावना आई। नेशनलिज्म होता है पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना आई लोगों में। ठीक है, यही तो हुआ ना, देशभक्ति की भावना आई लोगों में। और हाँ, अब देखो हुआ क्या, 19th सेंचुरी में है ना, पूरा इंडिया ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, मतलब फॉरेन रूल के अगेंस्ट यूनाइटेड हो गया। मतलब एक साथ मिलके उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी, एक साथ मिलके वो इंडिपेंडेंट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म होता है फीलिंग ऑफ वननेस, एकता की भावना, या फिर एक ही नेशन की भावना कि हम सब एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, हम सब इंडिया के लोग हैं, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, ये इनकी भावना पैदा हुई। तो कुछ रीजंस की बात करते हैं जिनकी वजह से नेशनलिज्म आया। तो पहले हम नेशनलिज्म के कुछ रीजंस देखते हैं। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इतना देता हूँ रीजंस। कुछ रीजंस भी तो होने चाहिए ना नेशनलिज्म के, हुआ क्यों ये। रीजन नंबर 1, अर्ली रिवॉल्ट्स। अब देखो, हम जानते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था ना, उसके बाद ब्लू रेबेलियन हुआ था 1859 में। तो इन रिवॉल्ट से हुआ क्या कि इंडियंस को लगा कि हम अंग्रेजों से फाइट कर सकते हैं। हम में इतनी हिम्मत आई लोगों में कि उन्होंने क्या किया, उनके अंदर करेज आई, मतलब दृढ़ता आई, बोल्ड हुए वो लोग। ठीक है, उसके बाद जो रिवॉल्ट्स ना, उन्हें अंग्रेज बहुत बुरी तरह सप्रेस क्या करते थे, जिसके कारण उनको बहुत बुरा लगा कि उन्होंने अरे इतनी बुरी तरह उनको इतना गुस्सा आया इस चीज से कि उनमें एक अलग भावना, गुस्से की भावना आई उनमें, और उससे इंडियंस बहुत बोल्डर हुए और मोर करेजियस हुए टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा सोशियो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। सोशियो इंटेलेक्चुअल, अब देखो इसमें क्या हुआ, जो हिस्टोरियंस का पहले जो राइटर्स थे, पोएट्स थे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। कैसे? देखो, जो राइटर्स हुए थे ना, उन्होंने अपनी कुछ राइटिंग्स लिखी जिसमें उन्होंने इंडिया के पास्ट को बताया। इंडियंस को पता चला कि इंडियन का पास्ट के था कैसा। उन्हें टीपू सुल्तान, पहले के कुछ आर्यभट्ट, पनीनी, इनके बारे में पता चला, जिनसे ने समझ आया कि हमारा इतिहास कितना ग्रेट है, बड़ा है, हम इन अंग्रेजों के सामने झुक नहीं सकते। इनको ऐसी भावना आई जिससे जो हिडन पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स थे ना पीपल के, वो जागे। अब जो प्रेस थी ना, प्रेस, उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया, जो इंडिया की प्रेस थी, और इस लिटरेचर, जो इन्होंने लिटरेचर पढ़ाया था ना राइटर्स पोएट ने, वो पैट्रियोटिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, सोशलिज्म की भावना स्प्रेड करता था। फिर अब देखो, इंडियंस कभी भी ब्रिटिश से कंटेंट नहीं थे, उन्हें हमेशा डिसकंटेंट हुआ करता, क्योंकि देखो बहुत रीजन से इसके। अब देखो इसके मैं रीजन से कुछ सारे मैं आपको सामने देता हूँ यहाँ पे। रीजन नंबर 1, लो सैलरी। लो सैलरी लो होती थी। फिर हाई टैक्स, तो सैलरी 4 रुपये दे रहे हो, टैक्स 50 रुपये ले रहे हो, तो कितना अन्याय होता ना इंडियंस पे। ठीक है, ये तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद देखो, ब्रिटिश को लेना, इंडिया एक रॉ मार्केट बन चुका था, एक डंपिंग ग्राउंड, इकोनॉमिक ड्रेन। मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। अब अंग्रेजों को लगा कि भाई ये इंडियंस से हम सस्ते दामों में कॉटन या फिर सिल्क है, मतलब जो हमको चीजें रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं ना, जैसे हम जानते हैं यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी, तो उनको कहाँ चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था। रॉ मटेरियल इंडिया में बहुत मिलता था। उन्होंने सोचा भाई इंडियन के पास क्या है, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है और एक सस्ते में भी बेच देंगे हमको, तो इंडियंस का रॉ मटेरियल बेचो, लो और इन्हीं को वापस बेच दो। हम इनका रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, कॉटन लेके जाएंगे, उन्हें प्रोसेस करेंगे, उनसे क्लोथ्स बनाएंगे और क्लोथ्स को भी वापस बेच देंगे इंडियंस को। तो इंडियन का माल इंडियन को भी बेच रहे हैं लोग, तो इंडियंस को तो नुकसान ही हुआ ना। अंग्रेज को तो पहले अंग्रेजों ने सस्ते दामों में खरीदा, इंडियंस को नुकसान हुआ। फिर जब अंग्रेजों ने महंगे दामों में बेचा ना, तो अंग्रेज को तो डबल प्रॉफिट, इंडियंस का डबल लॉस। तो ऐसे। उसके बाद एक और रीजन क्या था कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे, रेस के बेसिस पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन।
वो सोचता है कि यूरोपियंस यूरोपियन से इंफीरियर हैं, अंग्रेज लोग ऊपर हैं इंडियन से, ठीक है, जो कि उनकी मन की धारणा थी, ठीक है। ये मतलब इंडियंस को सोचते थे कि भाई वो लोअर, हमको उनसे मिलजुल जाना चाहिए। और इनका एक प्रूफ ये है कि उनके पास अलग हॉस्पिटल थे, अलग रोड्स थी, अलग पार्क थे, अलग रेलवे कंपार्टमेंट थे, अलग सीट्स थी, सब कुछ अलग अलग था इंडियंस का और अंग्रेजों का। तो इससे पता चलता है कि कितने डिस्क्रिमिनेट करते थे इंडियंस के साथ। उसके बाद एक और रीजन था यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या होता है? एकता, मतलब यूनिटी आई लोगों में। कैसे बताऊंगा मैं आपको? मतलब यूनिफाई होगा सब कुछ। यूनिटी मतलब नहीं, यूनिटी नहीं है, यूनिफाई होगा सब कुछ। यूनिफाई कैसे हुआ देखो, अब इंडियंस में पहले क्या था, लोअर कास्ट हाई कास्ट अलग अलग हुआ करती थी, सबका सजा अलग होती थी, कोई भी सेम क्राइम पे अलग अलग सजा मिलती थी, अलग अलग जगह खाना खाते थे, अलग जॉब होती थी, सब कुछ अलग था। लेकिन जब अंग्रेज लोग हैं ना, उन्होंने एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन लाना, एक मतलब सेम, सब कुछ सेम। जैसे ऑल क्लासेस और कास्ट के जो लोग थे ना, वो एक साथ बैठे, एक साथ काम करने लगे। इनसे क्या हुआ? टुगेदरनेस की भावना आई। लेकिन इससे एक और चीज हुई थी कि जो कास्ट कम्युनिटी की तो फीलिंग्स थी ना, कास्ट फीलिंग्स, कम्युनिटी क्लास फीलिंग्स, वो वीकन हुई, जिससे लोगों में टुगेदरनेस की भावना आई और इससे यूनिटी बढ़ी। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। अब देखो, उससे पहले ना इंडिया में कोई कम्युनिकेशन नहीं था इतना अच्छा। मैसेंजर जाते थे लेकिन बहुत टाइम लगाते थे। लेकिन जब अंग्रेज लोगों ने अपने टेलीग्राफ, रेलवे ये सब लेके आया ना इंडिया में, तो जो इंडिया के लीडर्स थे ना, या फिर जो कुछ लोग, वो अपने आइडियाज को दूसरे पार्ट में, बहुत दूर के लोग जो दूसरे पार्ट में रहते थे कंट्रीज के, उन तक पहुंचा पाए। जिससे क्या हुआ? उनके एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हुआ और लोगों को पता चला अंग्रेजों की दुर्व्यवहार के बारे में। फिर आया नेशनल प्रेस एंड लिटरेचर, है ना, नेशनल प्रेस। देखो, जो न्यूज़पेपर थे और वेर्नेकुलर का मतलब जो इंडियंस की वेर्नेकुलर लोकल लैंग्वेज में लिखे रहे थे, उन न्यूज़पेपर क्या करते थे? इंडिया पे जो गलत काम, इंडिया पे जो एट्रोसिटीज हो रही है ना, उन पे फोकस किया करते थे। जिससे क्या हुआ? इंडियंस में एक अवेयरनेस बढ़ी और एक नेशनल कॉन्शियसनेस आई, ठीक है। अब इस चीज के और भी कुछ फैक्टर्स थे, क्यों इस नेशनल प्रेस और लिटरेचर की वजह से इंडियंस में नेशनलिज्म बढ़ा। देखो, कुछ लोग थे जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, सुब्रमण्यम भारती, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने क्या किया? एक अपनी कुछ राइटिंग्स लिखी, जैसे हम जानते हैं इन्होंने बहुत पेट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखे, जिनसे क्या हुआ? बहुत पेट्रियोटिक राइटिंग्स लिखी। जैसे हम जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की वो वंदे मातरम, मोहम्मद इकबाल का सारे जहां से अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर का हमारा नेशनल एंथम जनगण मन। तो इनसे क्या हुआ? इंडियंस में पेट्रियोटिज्म की भावना भरी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? इस सबको बहुत कोशिश करी कि ये सब दब जाए। अपनी बुक्स को, जो इंडियंस की बुक्स थी, उन्हें बंद करा दिया, न्यूज़पेपर्स को बंद करा दिया। लेकिन इनसे हुआ क्या? कुछ भी नहीं असर पड़ा। जो ग्रोथ थी ना पेट्रियोटिज्म की, उससे असर नहीं पड़ा। समझ आया कैसे ये नेशनल प्रेस एंड लिटरेचर काम किया। अब आता है मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। एक चैप्टर था पहले एजुकेशन का इसमें, हिस्ट्री में, तो हमने उसमें पढ़ा था, लेकिन हम इसमें वापस पढ़ते हैं। हुआ क्या? दो रीजन थे इसमें। पहला रीजन था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन। अब ये मैं वापस लिख दिया हूँ, बता रहा हूँ आपको मैं। पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। देखो, पहले क्या था? पूरे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल लैंग्वेज बोली जाती थी, इसलिए लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब इंग्लिश लैंग्वेज आई ना, इंग्लिश, तब लोगों के पास एक कॉमन लैंग्वेज हो गई, जिससे क्या हुआ? लोग आपस में बात कर सकते थे, वो कम्युनिकेट कर सकते थे, क्या करते थे? कम्युनिकेट कर सकते थे और अपनी आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते थे पूरे इंडिया में। मैं आपको वापस बताऊं क्या चाहता हूं? द इंडियन स्पोक इन देयर मदर टंग, दिस मेड it very difficult for them to communicate with people of other regions having a different language। अब इसीलिए जब इंग्लिश आई तो सब लोग इक्वल सेम लैंग्वेज बोलते थे, इसलिए सब आसानी रही बात करने में। वेस्टर्न एजुकेशन, देखो ये मैं वापस क्यों लिख दिया हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। वेस्टर्न एजुकेशन में ना कुछ रिवॉल्यूशंस थे, हम जानते हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। उनमें ना कुछ अलग अलग आइडियाज को दिखाया गया था, प्रोपोगेट किया गया था, जैसे आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म,
नेशनलिज्म। तो जब इन आइडियाज को जब इंडियंस ने पढ़ा ना, तो इंडियंस भी इंस्पायर हुए कि भाई यूरोप में ऐसा हो रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा। तो उनको इंस्पिरेशन मिली इस चीज से, ठीक है। जिससे क्या हुआ, उन्होंने बेसिक ह्यूमन राइट्स कोड की डिमांड करी। जो अंग्रेजों की जो सप्रेसिव पॉलिसीज थी ना, उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? ठीक है, अब कुछ और रीजंस भी हैं, अभी तो बहुत सारे रीजंस हैं, 2 रीजन और बच रहे हैं, अदर फैक्टर और एक अर्ली एसोसिएशंस। अब देखो अदर फैक्टर्स में क्या आता है, कुछ एक्ट्स आते हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स आते हैं जिनकी वजह से इंडिया के जो लोग थे ना वो भड़क गए कि भाई बहुत परेशान हो गया इनको। तो देखो पहले हम बात करते हैं ऊपर वाले की, अदर फैक्टर्स में, अरे फैक्ट्स लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। देखो कुछ ऐसे लॉर्ड वाइसरॉय, एक वाइसरॉय थे लॉर्ड लाइटन, उन्होंने क्या किया, अपनी कुछ पॉलिसीज लाई। जैसे उनकी एक पॉलिसीज थी कि जो इंपोर्ट ड्यूटी थी ना, इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, जब कोई सामान इंपोर्ट होता है ना कहीं दूसरी कंट्री से, तो उसमें एक इंपोर्ट की ड्यूटी लगती है। तो ब्रिटिश गुड्स पे जो इंपोर्ट की ड्यूटी थी ना, उसे खत्म ही कर दिया। तो अंग्रेजों को तो पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो जिससे क्या हुआ, इंडियंस को नुकसान हुआ। और अंग्रेजों की जो कपड़े थे ना, जो क्लॉथ था, कपड़े क्या मतलब, जो अंग्रेज जो ब्रिटिश जो गुड्स थी ना, वो इंडिया में इजीली आ पाए बिना किसी पैसों के, इसलिए बल्क में आए। और फिर इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह रन कर दिया, रीयून कर दिया। अब इंडिया को एक और काम के लिए, जो अफगानिस्तान के साथ एक वॉर चल रही थी अंग्रेजों की, आपको एक बात बताऊं, अफगानिस्तान एक इकलौता देश था जिसको कभी भी कॉलोनाइज नहीं किया गया, कभी। वो ऐसे पहले भी बहुत सारी वॉर हुई थी जिनमें कभी भी अफगानिस्तान कॉलोनाइज नहीं हुआ, हमेशा जीत रहा था। ही ऑल्सो मेड इंडियंस टू पे द एक्सपेंस ऑफ वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान, ठीक है। अब देखो अदर फैक्टर में कुछ और चीजें भी आती हैं, जैसे देखो यहाँ पे कुछ एक्ट्स आते हैं। एक एक्ट था आर्म्स एक्ट, दूसरा एक्ट था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्युलर का मैं मतलब बता चुका हूं एक बार, फिर बता देता हूं। देखो आर्म्स एक्ट में क्या था कि इंडियंस ना कुड नॉट कैरी आर्म्स। आर्म्स का मतलब पता है क्या होता है, वेपन्स। आर्म्स होता है वेपन्स, ठीक है। कुड नॉट कैरी आर्म्स, इससे क्या हुआ, इंडियंस के पास कोई वेपन होंगे नहीं, और कुछ वॉइस मतलब कोई रिवॉल्यूशन या फिर अपने अगेंस्ट कुछ अटैक, कोई अपोजिशन नहीं कर पाएंगे यूरोपियंस का। अब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में क्या था, एक सेंसरशिप लगा दी न्यूज़पेपर्स पे, इंडियन न्यूज़पेपर से। वर्नाक्युलर का मतलब एक लोकल एरिया का वर्नाक्युलर। अब वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर क्या थे, अपने जो लोकल लैंग्वेज में आइडियाज का ट्रांसलेट कर रहे थे, आइडियाज को दूसरी जगह पहुंचाते थे। तो लोगों को अंग्रेजों की सप्रेसिव पॉलिसीज के बारे में पता चला, इंडिया में जो एट्रोसिटीज होती थी उनका पता चला। लेकिन जब एक सेंसरशिप लगाई ना, सेंसरशिप क्या होती है, सेंसरशिप एक राइट होता है गवर्नमेंट का कि वो एक न्यूज़पेपर में जो भी कुछ ऑब्जेक्शनल लगा ना उनको, उससे वो हटा सकते हैं। तो अंग्रेजों को तो एक अच्छा मौका मिल गया ताकि जो भी गलत चीज है, जो उनको लग रहा है कि ऑब्जेक्शनल है, उसे हटा दे। तो इंडियंस को तो पता ही नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो ये इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। फिर एक है विड्रॉ ऑफ एल्बर्ट विल। अब ये विड्रॉ क्यों है यहाँ पे, विड्रॉ ऑफ एल्बर्ट विल, क्योंकि देखो और सब जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट तो चाहते थे कि लोग चाहते थे कि इनको विड्रॉ कर लिया जाए। अब जब विड्रॉ होगा तब इनको प्रॉब्लम क्यों हुई। अब देखो एल्बर्ट बिल में क्या था कि जो इंडिया के जजेस थे ना, जज न्यायाधीश, वो यूरोपियंस का ट्रायल कर सकते हैं। तो अच्छी बात थी ना, इंडियंस को भी हक मिलना चाहिए ना कि यूरोपियन का ट्रायल कर ले वो, है ना। ट्रायल का मतलब पता है क्या होता है, जो कोर्ट में हम ट्रायल करते हैं ना, ट्रायल, वो वाला ट्रायल, ठीक है। तो यूरोपियंस को इससे बहुत प्रॉब्लम हुई और उन्होंने ग्रेट अपोजिशन दिया, और गवर्नमेंट ने हल्के से अपोजिशन से इस पूरे बिल को विड्रॉ कर लिया। जब इंडियंस इतना अपोज किया करते थे तब तो कोई बिल विड्रॉ नहीं होता था ना, मतलब यूरोपियंस ने हल्का सा अपोजिशन दिया और इस बिल को विड्रॉ कर लिया गया, इसलिए इंडियंस परेशान थे, ठीक है। समझ आया, इससे पता चला कि अंग्रेज अपनी सप्रेसिव सुपीरियर एटीट्यूड से कंटिन्यू करेंगे, तो इससे लोग और परेशान हुए। अब अर्ली एसोसिएशंस, कुछ एसोसिएशंस बनी थी, एसोसिएशन का मतलब पता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन से पहले की है ये। देखो जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब देखो इन एसोसिएशंस में ना आप नाम समझ के समझ जाओगे, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब बताओ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कहाँ होगी, ये मतलब जैसे नाम
इसको छोड़ दो, ये थोड़ा अलग है। आप बचे हुए नाम देखो, ये थोड़ा अलग है, ब्रिटिश इंडिया, मैं ब्रिटिश इंडिया की। अब देखो ये बॉम्बे एसोसिएशन है, बॉम्बे, अब समझिए ना, बॉम्बे, बॉम्बे की एसोसिएशन, मतलब कि और आप एसोसिएशन के नाम देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कुछ स्पेसिफिक एरिया की एसोसिएशन थी। मद्रास, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। अब मद्रास क्या होता है? मद्रास वॉज द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई, चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास, ठीक है, मद्रास की एसोसिएशन। फिर पूना सार्वजनिक सभा, ये एनसीईआरटी में भी नाम है इसका, पूना सार्वजनिक, मैंने कहा था आपको जो कंटेंट मिलेगा वो एनसीईआरटी से अच्छा मिलेगा। पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूना में थी ये, मद्रास में थी, पूना में थी, बॉम्बे में थी ये, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और एक और बॉम्बे की, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब आपको समझ में आया ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही काम करा करती थी, और यही इनका मेजर ड्रॉबैक था, क्योंकि देखो ये एसोसिएशंस कुछ स्पेसिफिक एरिया में काम करती थी, इनके कुछ स्पेसिफिक गोल्स थे। उनका गोल क्या था? सेंड पिटिशंस टू गवर्नमेंट, मतलब इनका सेम गोल था कि सेंड पिटिशन, मतलब प्रेयर, इनका प्रेयर का था, प्रेयर्स और पिटिशन, मतलब प्लीज प्लीज करके वो काम करा करते थे, जिनसे अंग्रेज लोग इन पे ध्यान नहीं दिया करते थे, और इसकी वजह से इनका जो मकसद था ना वो मतलब फुलफिल ही नहीं हो पाया। इन ये फेल रही थी सारी, मोस्टली फेल रही थी, क्योंकि इनका जो पहले तो गोल अच्छा नहीं था, और इनका एक और ड्रॉबैक था कि ये स्पेसिफिक एरियाज में ही काम करा करते थे, ठीक है। तो अब इन सब के फेलियर के बाद एक नीड हुई कि एक ऑल इंडिया एसोसिएशन भी तो होनी चाहिए ना, जो पूरी इंडिया में काम करे, ठीक है। तो फॉर्मेशन हुई आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो अब आज के टाइम पे जो कांग्रेस नाम, जो कांग्रेस पार्टी है ना वो यही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। अब हुआ क्या, पहले ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई 1883 में बॉम्बे में, कैलकाटा, सॉरी कैलकाटा लिख देता हूँ यहाँ पे, एक कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें क्या हुआ, 2 साल उसने कहा कि भाई अब हमने कॉन्फ्रेंस करी ना, अब 2 साल बाद हम 1885 में मीट करने वाले हैं, ये रेड पेन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1885 में। अब जब ये प्रिपरेशन हो रही थी ना, तब एक एलन ऑक्टेवन ह्यूम, ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, जिनको एक ऑर्डर दिया गया था कि आप एक एसोसिएशन बनाओ इंडियंस की, जिसमें क्या होगा, वो कुछ लीडर्स होंगे जो इंडियंस की जो डिमांड है ना वो हमको कन्वे करेंगे, हमको बताएंगे। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे क्या होगा, जो इंडियन को डिमांड है ना वो अंग्रेजों को पहले ही पता होगी, इसलिए जो कुछ रिवॉल्ट्स को होने से प्रिवेंट करेंगी, ठीक है। तो 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एक मीटिंग कराई गई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ये 72 डेलीगेट्स, कितने लोग, 72 लोगों ने इसे अटेंड किया था फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जिनमें थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन त्याबी, एस.एस. सुब्रमण्यम लेयर, दंस वाचा, राम हस्तुलन से आनी, इन लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया। और स्टार्टिंग में हुआ क्या, जब ये मीटिंग बनी ना, तब इससे इसकी एक रिजल्ट बना, वो था एक फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में हुआ क्या, कांग्रेस के जो डिसीजन है ना उसमें अंग्रेज लोग बहुत तरह बीच में आ रहे थे, कि अंग्रेज की जो रुको, हाँ, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी ना वो विजिबल थी, अंग्रेजों की इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में। लेकिन कुछ साल बाद हुआ क्या, कुछ गड़बड़ी, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, ओके। तो ये थे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर आया एक और टॉपिक, मॉडरेट फेज, जो था 1885 से 1905। अबे मॉडरेट फेज किसका है, बताओ किसका है ये मॉडरेट फेज? आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये मॉडरेट फेज है। इसमें कहा गया है कि जो आईएनसी थी ना, मैं नेशनल कांग्रेस बोल रहा हूँ, मैं आईएनसी यूज करूंगा मैं, कांग्रेस अपने स्टार्टिंग के साल में, जैसे देखो 1885 से 1905 में कुछ मॉडरेट तरीके से काम करती थी। जैसे वो आपको बताता हूँ, इनके लीडर्स के नाम बताता हूँ मैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम लेयर, फिरोज शाह मेहता, एम.जी. सनडे, बदरुद्दीन त्याबी, रमेश दत्त, जी.के. गोखले। इन लोगों ने क्या कहना था कि हमें ना कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स,
मतलब यह करते थे उनकी तरह, पहले के लोगों की तरह प्रेयर पिटिशन करते थे, प्रेयर एंड पिटिशन। और ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इनका डिड नॉट डिमांड इंडिपेंडेंस। इनको ये आइडिया नहीं था कि हम इंडिपेंडेंस भी लेंगे। इनको तो लगता था कि भाई अंग्रेज लोग बहुत महान हैं, उनके अगर राज उनका नहीं चलेगा तो इंडिया की डेवलपमेंट नहीं होगी। उनका ये कहना था कि अंग्रेजों के बिना इंडिया की डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस और पॉलिटिकल यूनिटी बनानी थी इंडियंस के बीच में। इनके कुछ एम्स बताता हूँ। इनके एम था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सिविल सर्विस जो आईएएस के एग्जाम होते हैं ना, अभी तो हम आईएएस के थे, उस समय सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को इंडिया में भी कराओ, नॉट जस्ट इन इंग्लैंड। उस समय इंग्लैंड में होकर थे एग्जाम्स, और जिन्हें भी इंडिया में या फिर कहीं भी एक सिविल सर्वेंट की तरह काम करना था, उन्हें इंग्लैंड जाकर जॉब उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता। प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की डिमांड करी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो कुछ भी। लैंड रेवेन्यू कम हो, क्योंकि हमने देखा था कि जो हम डिसकंटेंट देखा था ना हमने, ये रहा हाईली टैक्स। इसे कहा कि इनके लैंड रेवेन्यू कम करो अपना, ठीक है। रिडक्शन है मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री में बहुत पैसे खर्च किया करते थे। उन्होंने कहा कि मिलिट्री में अपने पैसे कम लगाओ और एजुकेशन और इरिगेशन में ज्यादा पैसे लगाओ अपने। अब आर्म्स एक्ट को अमेंडमेंट विड्रॉ चाहा लोगों ने। वेलफेयर प्रोग्राम्स का एक्सपेंशन चाहा, ठीक है। चेंजेस इन गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो पॉलिसीज थी उनमें चेंज कहा। तो ये इनकी कुछ डिमांड्स थी, ठीक है। अब जब इनकी डिमांड से कुछ भी नहीं हुआ ना, तब लोग इनसे डिसकंटेंट हो गए। उनको समझ आया कि भाई ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए एक नया फेज आया, रेडिकल फेज। रेडिकल फेज जिसमें जो लीडर्स थे ना, वो थे लाल बाल पाल। ये हमने 5th क्लास में ही पढ़ा था। इसको याद करने का तरीका है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। इन्होंने ना क्या कहा कि उनको जो मॉडरेट थे ना, मॉडरेट, इनकी पॉलिसीज क्या थी, प्रेयर्स एंड पिटिशंस की। अरे ये नीचे आ गई यहाँ पे, हाँ प्रेयर्स एंड पिटिशंस की पॉलिसीज थी। तो उन्होंने क्या किया, इसे क्रिटिसाइज किया कि भाई तुम्हारी पॉलिसी गलत है, हमारी सुनो। हम क्या करेंगे, कुछ बोल्ड मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, बोल्ड मेथड्स, कुछ ताकतवर मेथड्स जिनका कोई असर तो मिले, जैसे स्ट्राइक, मास डिमॉन्स्ट्रेशन, बॉयकॉट। ऐसे बोल्ड मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे जैसे लल्लू मेथड का कुछ नहीं होने वाला हमारा। तो इन्होंने एक और बात कही, इन्होंने स्वराज मांगा, इंडिपेंडेंस मांगी। इस ग्रुप ने अंग्रेजों से क्या मांगी, इंडिपेंडेंस। लिख दो यहाँ पे, स्वराज इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्या मांगी, स्वराज, इंडिपेंडेंस मांगी इन लोगों ने। अब देखो, अब मैंने कहा था ना आपको बताऊंगा, जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करने वाले थे, अंग्रेजों ने क्या किया, स्टार्टिंग में अपनी इन्वॉल्वमेंट करी। अंग्रेजों को लगा कि भाई कांग्रेस सही काम कर रही है, लेकिन कुछ साल बाद हुआ क्या, जो कांग्रेस थी ना, उनका जो पर्पस है, जिस वजह से उनको बनाया था ना, वो काम नहीं कर रही थी कांग्रेस अंग्रेजों के हिसाब से। कांग्रेस एक टाइप ऑफ, मतलब एक कांग्रेस क्या बन गई थी, एक सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म एक सेंटर बन गई थी, जहां पे मोस्ट जो उससे हुआ क्या, उन्होंने एक यूनिफाइंग फैक्टर बनाया, जिससे हुआ क्या, उन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइट कर दिया एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट। कांग्रेस तो बनाई गई थी इंडियंस की डिमांड को कन्वे करने के लिए, लेकिन उन्होंने इंडियंस को यूनाइट कर दिया अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो सही काम नहीं करना, जिस तरह उनको बनाया गया था, उन्हें बनाया था डिमांड्स को कन्वे करने के लिए, लेकिन कुछ और ही कर दी हो। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज लोगों को परेशानी हुई। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्टीशन। अब सोचोगे जल्दी पार्टीशन आ गया, पार्टीशन वाला नहीं, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन है जो हुआ था 1905 बाय वाइसरॉय कर्जन। वाइसरॉय कर्जन। अब देखो, इन्होंने वाइसरॉय कर्जन ने क्या किया था, हम जानते हैं बंगाल बहुत ही बड़ा प्रोविंस थी। अभी की बंगाल कुछ भी नहीं था उसके सामने। उस समय अभी का वेस्ट बंगाल, अभी का बांग्लादेश, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार, इतना बड़ा। सोचो, पहले तो अभी का वेस्ट बंगाल हो गया, अभी का वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, कितना बड़ा था सोचो।
उस समय की लार्जेस्ट प्रोविंस थी ये बंगाल। तो उन्होंने इस प्रोविंस को डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सी डिमांड थी, एक नॉर्मल सी जो कॉमन जो बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि भाई अंग्रेजों ने सही किया, उनको समझ नहीं आता तो उन्होंने ऐसे कर दिया। लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया ना, वो एक बहुत बुरी तरह बुद्धू बन गए, क्योंकि इनका एक अलग ही आइडिया था। इनकी जो पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, उससे क्लोजली लिंक्ड था। उसमें क्या हो रहा था कि उन्होंने सोचा कि भाई हम पहले इन लोगों को डिवाइड करेंगे, मुस्लिम हिंदूज को, और फिर रूल करेंगे। अब क्या हुआ, उन्होंने ना ईस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल से, ईस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल से अलग कर दिया। अब देखो, ईस्ट बंगाल में ना मुस्लिम ज्यादा थे और वेस्ट बंगाल में हिंदू ज्यादा थे। अब देखो, एक तरफ मुस्लिम एक तरफ हिंदू, हो गया ना डिवाइड, ऐसे डिवाइड किया इन्होंने। तो ये क्या उनका रीजन, इसका एक्चुअल रीजन था was to curtail, मतलब कम करना, the curtail the influence of Bengali politicians and to create disunity among Hindus and Muslims। अब बड़े बड़े लीडर्स या कुछ राइटर जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम देखोगे ना, कहाँ से थे वो बिलोंग करते थे बंगाल से। तो बंगाल उसमें बहुत डेवलप एक प्रोविंस थी। अब इससे क्या हुआ कि पूरे इंडिया भड़क गई। उन्होंने पब्लिक मीटिंग करी, डिमॉन्स्ट्रेशन करी। 16 अक्टूबर 1905 उस दिन कोई जिस दिन पार्टीशन हुआ ना, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, पूरा दिन पूरा इंडिया बंद पड़ गया। और जिनको एक दुख मनाने का दिन बताया, पार्टीशन ने पूरे इंडिया को एक यूनिफाई कर दिया और सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व हुए और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। ठीक है, लाल बाल पाल में रेडिकल्स ने अपनी फेमस स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करी। इसमें हुआ क्या, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के लिए इंडिया डंपिंग ग्राउंड है, खरीदते इंडिया से सस्ते दामों में, बेचते इंडिया को सस्ते दामों में। अब हम अंग्रेजों का जो सामान है उन्हें बॉयकॉट करेंगे, उसे नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह हुआ बॉयकॉट। वुमेन ने, स्टूडेंट्स ने अपने, वुमेन ने क्या किया, जो उनके कॉलेजेस थे, सॉरी स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस छोड़ दिए अंग्रेजों के। वुमेन्स ने भी बहुत, जो ब्रिटिश गुड्स थे, ब्रिटिश के कपड़े थे, उनको दुखी मन से, क्योंकि दुखी मन मतलब कुछ लोगों ने दुखी मन से किया था ना, कपड़े तो उनके थे ना, तो उन्होंने थे। तो मतलब उनके मन में भी था कि यार हम क्यों फेंक रहे हैं। लेकिन बॉयकॉट मूवमेंट से उनमें इतनी अच्छी भावना थी। अगर हम होते ना, कोई और लोग होता जिनको इतना कोई नेशनलिज्म की भावना नहीं थी, और उससे हम क्यों कपड़े वेस्ट कर रहे हैं, इससे बढ़िया कर लो। लेकिन उन लोगों में इतनी पैट्रियोटिज्म की भावना थी, उन्होंने अंग्रेजों के कपड़े जला दिए, सब बॉनफायर, बड़ी बड़ी बॉनफायर लगाई। बॉयकॉट मूवमेंट जो पार्टीशन के अगेंस्ट हुई थी ना, वो स्वदेशी मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई। और ऐसा नहीं कि स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ बंगाल के एरिया में थी, आंध्र प्रदेश में इसे वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से फेमस किया। वंदे मातरम मूवमेंट एनसीईआरटी में दे रखा है ना, मैं लिख रहा हूँ, वंदे मातरम मूवमेंट बोल रहा हूँ ना, वंदे मातरम मूवमेंट, वंदे मातरम मैं लिख जाता हूँ आपको स्पेलिंग, वंदे मातरम मूवमेंट, वंदे मातरम। ठीक है, सोचो पूरे आंध्र प्रदेश तक की पूरी मूवमेंट थी और आप पूरे इंडिया में मूवमेंट फैल गई, पूरी इंडिया भड़क गई इस चीज की वजह से। ठीक है, अब सूरत स्प्लिट, अब बात आती है सूरत स्प्लिट की। सूरत स्प्लिट क्या था? सूरत स्प्लिट हम जानते हैं कि जो रेडिकल्स थे, एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं जिनको हम, और जो मॉडरेट्स थे वो बिल्कुल अलग थे अपनी पॉलिसीज में, अपने डिसीजंस में, अपने जो आइडियाज थे, उनके मेथड्स में, सब कुछ में अलग थे। उनके मेथ और उनके डिमांड्स में भी सब अलग थे। ठीक है, तो ऐसे एकदम सूरत में 1907 में एक सेशन हुआ जिसमें इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस ऊपर उठे, जिससे इन सोचा भाई हम एक साथ नहीं रह सकते, हमको डिवाइड होना पड़ेगा। और इसीलिए जो मॉडरेट्स थे वो अलग जो कांग्रेस के अंदर वर्क करने लगे, और जो रेडिकल्स थे वो कांग्रेस के बाहर से वर्क करने लगे। फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड बट विद द सेम गोल, मतलब बाहर से वर्क करे लेकिन उनका गोल वही था, इंडिपेंडेंस अचीव करना और अपने अंग्रेजों को इंडिया से भगाना। लेकिन फिर हुआ क्या, रात दूर नहीं रह पाए। 1916 में लखनऊ में ये वापस आ गए, रीयूनाइट हो गए। मतलब इनका सिर्फ ये 9 साल का दुश्मनी थी, उसके बाद वापस आ गई है। दुश्मनी क्या कह रहा हूँ, मतलब 9 साल का अलग अलग रहे थे, उसके बाद वापस आ गई है। अब बात आती है इंडियन काउंसिल एक्ट की। ये बताऊँ मैं इंडियन काउंसिल एक्ट स्पेशली लिख रहा हूँ। मैं जब मेरा टेस्ट हुआ था ना पहली बार, तो मैं इंडियन काउंसिल एक्ट मैं ये पढ़ के नहीं गया था, पढ़ के तो गया था मैं, तो इसका दूसरा नाम क्या है मैं आपको बताऊं, ऑफ 1900 मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। मैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म पढ़ के गया, और जो आगे इंडियन काउंसिल एक्ट, मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि क्या है कि ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट। मैं सोचू कहाँ पे था भाई, मैं पूरा पेज
इमेजिन करने लगा कि इस पेज पे ये था, इस पेज पे ये था, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। फिर मैं जब घर आके देखा तो देखा कि इंडियन काउंसिल एक्ट तो मॉडलिमेंट्री रिफॉर्म्स था। मैं पछताया कि यार पूरा ध्यान से पढ़ना है चैप्टर। तो अगर कोई भी एक्स्ट्रा नाम दे रखा होता है ना तो उसको ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है ना, कंफ्यूजन आ रही है एग्जाम में। मैं नहीं चाहता कि आपको कंफ्यूजन हो। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बहुत फेमस एक्ट है। फेमस क्या मतलब, इंपॉर्टेंट एक्ट था अंग्रेजों के लिए। अब मॉडरेट्स के हिसाब से उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए थे। इस एक्ट ने वही कहा, राइज इन नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स बढ़ गए किसमें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और डिमांड्स भी यही थी कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है ना उसमें डिमांड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाओ। इस एक्ट ने भी यही किया। मुस्लिम्स के लिए एक अलग इलेक्टोरेट बनाया, लेकिन अब मुस्लिम्स अलग हो गए ना, मुस्लिम अलग हो गए। तो इन्होंने किया क्या, इनडायरेक्टली डिवाइड एंड रूल। पहले इंडियन मुस्लिम को डिवाइड किया, कैसे, मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट बना दिया और फिर दोनों पे रूल कर लिया। क्यों, उनको पहले मॉडरेट को प्लीज किया, मुस्लिम को प्लीज किया, और सोचा भाई आप दोनों ठीक हो गए ना, अब हमारे कंट्रोल में आ गए दोनों। ऐसे डिवाइड करके रूल करने लग गए इस पे। अब मॉडलेमेंट्री रिफॉर्म क्यों कहते हैं, देखो मॉडले ना उस समय का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो वाइसरॉय था, इसलिए इन दोनों ने पास किया और मॉडलेमेंट्री रिफॉर्म्स। ये 1909, ये कंफ्यूजन में तो ना अगले चैप्टर में भी, अगले पार्ट्स में भी पढ़ने वाले 1909 कुछ इंडियन काउंसिल एक्ट्स पढ़ने वाले हैं। कंफ्यूज में तो ना ये 1909 का था जिन्हें हम कहते हैं मॉडलेमेंट्री रिफॉर्म्स। ऐसे आगे मॉन्टेग्यू चैम्सवर्थ रिफॉर्म पढ़ेंगे वाले। अब रेडिकल्स फेल, मॉडरेट फेल, तो अब एक नया तरीका लोग आए, रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशन करने वाले लोग, रेबेलियन करने वाले लोग। और ये इनका फर्स्ट फेज है, क्योंकि हम आगे के पार्ट में पढ़ने वाले हैं सेकंड फेज रिवॉल्यूशनरीज का। ये वीडियो कितनी लंबी हो गई, अच्छा 31 मिनट्स की हुई है। चलो ये तो फेलियर ऑफ मॉडरेट एंड रेडिकल्स इन अचीविंग पॉलिटिकल गोल्स गेव राइज टू अ न्यू काइंड ऑफ मेथड व्हिच बिलीव्ड इन यूज ऑफ वायलेंस। ये दोनों फेल हुए, इसलिए एक नई टाइप का मेथड आया जिसमें वायलेंस हो रही थी। उन्होंने क्या किया, रशियन फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी को कॉपी किया, वायलेंस करा। जैसे हम जानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत वायलेंस हुई थी, उन्होंने भी बहुत वायलेंस करी। पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल में बहुत ज्यादा लोग थे ये। इन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मजिस्ट्रेट को मारा, वेपन्स चुराए, पैसा चुराया, कुछ सीक्रेट सोसाइटी बनाई। जैसे देखो ये सोसाइटी के नाम इंपॉर्टेंट हो रहे, अनुशीलन सोसाइटी समिति, अनुशीलन समिति ऑफ बंगाल, अभिनव। ये नोट कर लो अभी के अभी, अभिनव कहीं एनसीईआरटी में नहीं रखा ही तो, अभिनव भारत, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी इन महाराष्ट्र, ये अभी मैं रुक रहा हूँ 2 मिनट का, आराम से लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। इन रिवॉल्यूशनरीज ने ये कुछ सीक्रेट सोसाइटी थी, क्या थी, सीक्रेट समिति थी, अनुशीलन समिति ऑफ बंगाल एंड अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ महाराष्ट्र। लिख लिया, थोड़ा अच्छा दिख रहा हूँ ताकि, या फिर स्क्रीनशॉट भी दे लो इसकी पूरे की एक बार, ठीक है, लिख लिया। अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हुआ क्या, एक बार अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चाकी, कुछ यंग रिवॉल्यूशनरीज थे जिन्होंने ना एक कैरेज में बॉम्ब फेंका और जो भी उसमें बैठा था ना वो मर गया। इनका मानना था कि उस कैरेज में किंग्सवर्थ बैठा है। किंग्सवर्थ कौन था, कोई किंग नहीं था, एक मुजफ्फरपुर का एक अनपॉपुलर जज था, इंग्लिश जज था। लेकिन उसमें बल्कि एक नहीं 2 लोग बैठे थे और उनमें से एक भी किंग्सवर्थ नहीं था। दोनों के दोनों 2 ब्रिटिश लेडीज थी जो मारी गई, जिनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, जिन्होंने कुछ किया नहीं, इनोसेंट लेडीज मारी गई। इन रिवॉल्यूशनरीज की वजह से खुदीराम बोस को तो हैंग कर दिया गया, फांसी पे लटका दिया और प्रफुल्ला चाकी ने खुद को ही मार लिया। ये हुआ, ठीक है। कुछ और रिवॉल्यूशनरीज भी थे, जैसे उनमें से एक थे अरबिंदो घोष, जिन्होंने क्या किया, अपना जो रिवॉल्यूशन चल रहा था ना इनका, जब वो जेल में गए, रिहा हुए, इन्होंने सोचा भाई हमने ये बहुत कर लिया रिवॉल्यूशन, अब हम सिंपली अपने एक आश्रम खोलने वाले हैं, कोई इन सब पॉलिटिक्स से दूर रहो, हम तो पुडुचेरी जा रहे हैं और वहां पे अपना एक आश्रम खोलने। अरबिंदो घोष अपने एक आश्रम खोला पुडुचेरी में, ठीक है, पौंडीचेरी कहते हैं इसे,
चलिए, अरे अरे ऑटोमेटिक शेप हो रखा है ना, तो ये सिंपल उठ रहा है ऑटो पूरी चीजें। अब कुछ और रिवॉल्यूशनरीज भी थे, जैसे वीडी सावरकर, अजित सिंह, मैडम बीकाजी कामा। इन्होंने क्या किया, इंडिया के बाहरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जैसे एक गदर पार्टी थी, गदर, अभी जो गदर मूवी नहीं, बॉलीवुड गदर नहीं, एक गदर पार्टी थी जो कनाडा और अमेरिका में बनी थी। इन्होंने अपने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया, गदर, उर्दू और पंजाबी में, इंडिया में, वो तो ऑब्वियसली। लाला हरदयाल, सोहन सिंह बकना, ये भी आप नोट कर लीजिए। लाला हरदयाल, ये भी को एनसीआरटी में नहीं मिलना ना, ये जो गदर पार्टी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाकना, जो मैं दे रहा हूँ ना, ये एंड में आपको पूरा दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना पूरी की एक बार, स्क्रीनशॉट स्क्रॉल डाउन करके, जैसे ये स्क्रीनशॉट ली, एक आइकन आता है नीचे करने का, उसे दबा लिया ना, और फिर नीचे होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। ये मेरे हिसाब से मैं 2 पार्ट में कवर कर दूंगा, 3-4 पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा हिसाब से जितना मेरे को इस वीडियो में देना था ना, उससे ज्यादा आ गया मेरे को जितना मैंने पढ़ाया ना, उसका सिर्फ आधा, मेरे को सिर्फ रेडिकल्स तक पढ़ाना था, लेकिन तो मैं आ गया फ्लो में। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, 2 पार्ट में कवर हो जाएगा, जरा वीडियो देखनी पड़ेगी। ये 1906 में फॉर्मेशन हुई थी इसकी। इन्होंने इनकी फॉर्मेशन में जो मेन लीडर्स थे वो थे आगा खान, ये है आगा खान, और नवाब ऑफ ढाका, ठीक है, ये थे इनके लीडर्स। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था ना, नहीं मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल को इन्होंने सपोर्ट किया था। और जो मुस्लिम इलेक्टोरेट थे ना, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, उससे भी बहुत खुश हुए थे, क्योंकि इनको मुस्लिम्स को एक अलग सीट मिल गई। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई, लोगों ने सोचा भाई अगर हम इनकी हेल्प करेंगे हमको इंडिपेंडेंस देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुई। तिलक और एनी बेसेंट ने 2 होम रूल लीग बनाई थी, जो बाद में मर्ज हो गई थी, ठीक है। समझ में आया? मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, कुछ भी समझ नहीं आया आपको, मतलब जो भी पार्ट समझ में नहीं आया उसे कमेंट में बताना, मैं आपको पूरा वापस मतलब उस पार्ट को समझा दूंगा। राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के रीजंस बताए मैंने आपको पहले तो, फिर कुछ एक्ट्स बताए आपको मैंने, मॉडरेट्स, कुछ अर्ली एसोसिएशंस के नाम बताए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात बताई, मॉडरेट फेस समझाया, रेडिकल फेस समझाया, पार्टीशन ऑफ बंगाल समझाया, ठीक है। इस तरह कर्जन ने किया था, वंदे मातरम मूवमेंट्स, भारत स्प्लिट, इंडियन काउंसिल एक्ट, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, रिवॉल्यूशन। हाँ, ये बात मैं आपको बताना भूल गया, ये नोट कर लिया ना आपने, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, ठीक है। और अरबिंदो घोष का नाम ध्यान रखना, अरबिंदो घोष आगे भी पढ़ोगे आप सिविक्स में। गदर पार्टी, इंडियन मुस्लिम लीग 1906, लाला हरदयाल, सोहन सिंह बकना, आगा खान, नवाब ऑफ ढाका ने इनकी फॉर्मेशन की थी। और शायद मैं इम्पोर्टेंट ना भूल रहा हूँ, नवाब मोहसिन उल मुल्क, ठीक है ना, ऐसे है ये मोहसिन, कोई बात नहीं ना, उल मुल्क। ये था आज की इस वीडियो में, इतना ही। अगले वीडियो मैं बता रहा हूँ, अगले 2 पार्ट में हो जाएगा ये। अगले पार्ट में हम अगला चैप्टर, जिसमें हम इमरजेंस ऑफ गांधीयन एरा सब कुछ कवर करके एंड में क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ट्रस्ट विद डेस्टिनी तक पहुंच जाएंगे। अब मुझे बताना है ट्रस्ट विद डेस्टिनी क्या है। ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी अगले वीडियो में आपको इस पूरे ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो भी चीज़ है ना, इसकी एक फोटो सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ आप जा सकते हैं, इस पूरे को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए। थैंक यू एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड देन मूव ऑन।